तो फिर आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। आप सब अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल दो, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बेसिकली जैसे कि आपने अब तक एनपीओ किया है, एनपीओ चैप्टर जो है बहुत ही मुश्किल माना जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से मुश्किल लगा होगा या नहीं लगा होगा। अगर आपको एनपीओ चैप्टर में अच्छी ग्रिप है तो उस केस में ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर जो कि आप कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर इस चैप्टर को आप शुरू से करोगे तो दैट विल बी बेटर, और बीच में क्लासेस मिस नहीं करोगे, दैट विल बी द थिंग। अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो, ये चैप्टर नहीं आया, इसके आने वाली जो पूरी बुक है, रिमेनिंग बुक आपको समझ नहीं आएगी। जिसने एनपीओ नहीं किया कोई बात नहीं, ये चैप्टर से अगर स्टार्टिंग करोगे दैट विल ऑल्सो बी वेरी फाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर जाता हूँ। पार्टनरशिप अभी कोई लिखेगा नहीं, जब मैं बताऊंगा तब लिखना है। ठीक है, वी डिफाइन पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन इस तरीके से दी हुई है, एज पर सेक्शन 4। देखो सेक्शंस लिखना ज़रूरी है या नहीं है, सबसे पहले आपके मन में ये डाउट आया होगा। बेसिकली सेक्शंस आर लाइक चेरी ऑन अ केक। अगर आप एक केक बना रहे हो और केक के ऊपर एक चेरी आ जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जस्ट चेरी भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना, यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर चेरी नहीं होगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। चेरी हो तो बढ़िया है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट थोड़ी करेगा चेरी नहीं थी। ठीक है ना, आपका केक बढ़िया होना चाहिए, आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सेक्शन लिख दोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, चेकर के ऊपर। सर पूरे 12th में कितने सेक्शन याद करने हैं? मुश्किल से 4 या 5 सेक्शन है, जो कि आपको, अगर आपको मन है कि याद करना है तो 4 या 5 सेक्शन है टोटल पूरी तीनों बुक में मिला के, कि ये सेक्शन है जो आपको याद करने हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है याद करना है, एक शेड्यूल है जो आपको याद करना है, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ये 2-3 चीज़ें हैं, 5-6, मुझे मुश्किल से टोटल में 5-6 चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर फिर से आते हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक चीज ध्यान रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तीनों के तीनों कैपिटल होने चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ईयर याद करना है, ये आपको याद करना ही है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कौन से एक्ट में लिखा है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, तो यू कैन से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर आप स्पेसिफाई करके बोलो एज पर सेक्शन 4, देखो मैं लॉ के पीछे नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। दुनिया में जितने भी लॉ बने हैं उसमें 99% जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में दी होती हैं, और बाकी 1% चीज़ें होती है जहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी जाती है। तो ये वन ऑफ दैट 1% चीज़ है। आप आगे जाके लॉ पढ़ोगे, कुछ करोगे, तो उसके अंदर ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये जो डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है। आई नो कि रटवा रहे हैं अकाउंट्स में, लेकिन डेफिनेशन जो एक्ट में लिखी है आपको एक्ट वाली ही याद करनी होगी, और पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में यही सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है, उसके अलावा अकाउंट्स पे कुछ भी याद नहीं करना, बिलीव। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब कितने पर्सन होने चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने बंदे होने चाहिए? मैक्सिमम 50। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, और मैक्सिमम 50 पर्सन। सर ये मैक्सिमम लिमिट 50 कहां पर लिखी है? देखो ये अब एक और सेक्शन आ गया। अब देख रहे हो इस जो सेक्शंस है, ऑलमोस्ट सारे सेक्शन जो याद करने हैं वो इसी चैप्टर में डले हुए हैं। ये 2 सेक्शन हो गए बस। अब लास्ट चैप्टर में जाके एक सेक्शन और आएगा, 3 हो गए, और एक तीसरी बुक में जाके दो 3 चीजें और आएंगे, हो गए आपके 5 सेक्शन। ठीक है, फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स। 2 पर्सन्स या 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 50%। पहले हम बात करते हैं जो 2 पर्सन्स होने चाहिए, जो पर्सन्स होने चाहिए। पर्सन्स कौन कौन से लोग पार्टनर नहीं हो सकते? ये एग्जाम में क्वेश्चन टेस्टेबल है। क्वेश्चन आएगा, हु आर नॉट एलिजिबल टू बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। पहली बात, एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर मतलब लेस देन 18। एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली
जिसका दिमाग खराब है, अगर सिंपल सेंस में कहें, जिसका दिमाग हिला हुआ है, जो हम कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आपको ये लैंग्वेजेस एज इट इज़ लिखनी है, यू कांट से कि मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूँगा। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर, और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। जैसे कि एक पर्सन है, जैसे लेट से हम एग्जांपल लेते हैं, नीरव मोदी का लेंगे, या फिर किंगफिशर का हो गया जो ओनर है, मतलब जो ओनर था, विजय माल्या का लेंगे। तो ये लोगों को लॉ ने बोला हुआ है कि इनको पकड़ना है, इनको जेल में डालना है, और इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है लॉ ने कि ये बंदे हमारे देश में बिजनेस नहीं कर सकते, ये चीटिंग करते हैं, ये गलत काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, 3 तरह के लोग नहीं हो सकते, माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैक्सिमम 50 की लिमिट है, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। ठीक है, मैक्सिमम 50 की लिमिट कहाँ पे लिखी है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। सर, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने बंदे होंगे ये कंपनीज रूल्स में लिखा है। देखो, कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स ये 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली कंपनीज एक्ट बोलती है कि मैक्सिमम पार्टनरशिप में 100 बंदे होने चाहिए, और कंपनी रूल्स बोलती है कि मैक्सिमम 50 बंदे होने चाहिए। लेट्स से दिस इज़ योर फादर एंड दिस इज़ योर मदर। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 10 बजे तक घर आ जाना, और मम्मी ने कहा मैक्सिमम 5 बजे तक घर आ जाना। तो आप किसकी बात मानोगे? आप दोनों की बात मानोगे। ठीक है, तो दोनों की बात मानने के लिए आप क्या करोगे? आप 5 बजे आ जाओगे। अरे 5 बजे आ जाओगे तो इसका मतलब 10 बजे के पहले पहले भी तो आ गए ना। तो अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट में लिखा है 100 मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए, कंपनीज रूल्स में लिखा है 50 बंदे होने चाहिए। सर, ये एक्ट और रूल्स ये क्या होते हैं? मैं एक आइडिया दे देता हूँ, वैसे आपका काम का नहीं है, बट स्टिल एक मन में चीज़ आती है कि क्यों है, जिससे क्या होगा, रिटेंशन और बढ़ जाती है माइंड में। एक्ट बेसिकली होता है पत्थर की लकीर, एक बार बन गया तो उसमें बदलाव लाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले पार्लियामेंट में जाएगा, जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तो जाके ये 100 की लिमिट बदल के 50 करेंगे। ठीक है ना? और जो रूल्स होते हैं, रूल्स वो होते हैं जो कि इजीली सिंपल हम आराम से आपस में डिस्कस करके कि हाँ ये सिचुएशंस चेंज हुई हैं तो ऑटोमेटिकली हम चेंज कर सकते हैं, हमें पार्लियामेंट के थ्रू या प्रेसिडेंट के थ्रू हमें जाना नहीं पड़ता। तो रूल्स में चेंजेस लाने इजी होते हैं। तो जनरली ये 100 तो बहुत ज़माने से चला आ रहा है, 2013 में जैसे ये एक्ट आया तब से चला आ रहा है। ठीक है, और ये जो रूल्स है ये हर साल बदलते रहते हैं। जैसे अभी 2014 का रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट 2013 की है और कंपनीज रूल्स 2014 के। ऑब्वियसली बात है, पहले एक्ट बनेगा तभी तो रूल्स बनेंगे कि हाँ कौन कौन से चेंजेस लाने हैं इस एक्ट में, तो रूल्स ऑब्वियसली बात है अगला साल होगा। तो याद करने का तरीका क्या है? वी ऑल नो कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज रूल्स का कौन सा है? कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा रूल कौन से रूल में लिखा है? रूल 10। रूल 10 ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज अ टेस्टेबल सेक्शन, जो कि टेस्टेबल रूल जो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो हम मानेंगे कि मैक्सिमम लिमिट कहाँ कितनी होती है? मैक्सिमम लिमिट इज 50। कहाँ पे लिखा है ये? रूल 10 ऑफ कंपनीज। सर एक बात आपने नहीं समझाई, कंपनीज एक्ट में या कंपनीज रूल्स में पार्टनरशिप की बात क्यों लिखी हुई है? मैं आपको समझाता हूं। अगर एक कंपनी, मेन बताता हूं, पहले कंपनीज एक्ट बनी और कंपनीज एक्ट में लिखा था कि जो कंपनीज हैं, एक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 51 पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम 51 मेंबर्स होने चाहिए उसके। बेसिकली जब जब जिस टाइम पे रूल बना था तब इस तरीके से रूल बना था। और अगर हम देखो ना, लॉ इतना समझदार है कि वो रिपीट कहीं भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे कोई बात बोलनी है ना, पार्टनरशिप का बोलनी है, मैक्सिमम इतने बंदे होने चाहिए। अरे कंपनी में लिखा है मिनिमम इतने बंदे होने चाहिए। अगर मेरे 51 मेंबर हो गए, मैं ऑटोमेटिकली कंपनी बन जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 50 हो गई। मैंने आपको बोला कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आपको घर पे रहना है, इसका मतलब 10 बजे से पहले आप बाहर रह सकते हो। ये मैं 2 बार थोड़ी लाइन बोलूंगा, मैं बोलूंगा 10 बजे के बाद आप घर पे, 10 बजे के बाद आपको बाहर नहीं रहना। अब इसी को मैं फिर से बोलूँ, 10 बजे से पहले आप घर के बाहर रह सकते हो। 2 बार बोलना तो रिपीटेटिव लगेगा, इसलिए कंपनीज एक्ट ने एक बार बोल दिया कि मैक्सिमम मिनिमम कंपनी बनाने के लिए आपको 51 बंदे चाहिए।
उस केस में पार्टनरशिप ने वही लाइन पकड़ दी। अगर आप एक पार्टनरशिप बना रहे हो, मैक्सिमम आपके पास 50 बंदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 51 हो गए तो उस केस में क्या होगा, आप एक कंपनी बन जाओगे, सिंपल। अभी मैं कंपनी के केस में नहीं जा रहा, जब हम कंपनीज बुक करेंगे तब मैं अच्छे से समझाऊंगा कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये रूल 10 है, बहुत पुराना रूल है, तो एज सच उतना रेलेवेंस नहीं बैठता, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वाइज मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पर्सन मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन, मैक्सिमम कितने, 50। पर्सन्स कौन नहीं हो सकते, एक माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं। कहाँ पे लिखा है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। लेकिन एनसीईआरटी में इस बार कुछ नए पॉइंट्स आए हैं जिन्होंने एक एक्सेप्शन डाला है। एक्सेप्शन आपके लिए एक नया वर्ड होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये चीज़ एक नॉर्मली रूल तो है, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, कि आपको घर से बाहर जाना अलाउड तो है, आपको घर से बाहर जाना अलाउड है, लेकिन 10 बजे के अंदर अंदर आ जाना है। लेकिन ये बंदा अगर आपके बड़े भैया या बड़े सिस्टर अगर बाहर जाएगी ना, तो वो चीज़ उनके लिए अलाउड है। दैट्स एन एक्सेप्शन टू हर, ठीक है। ये 50 वाला रूल, ये जो 50 वाला रूल है, ये प्रोफेशनल्स के ऊपर नहीं लगता। प्रोफेशनल्स मतलब सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएस हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। अगर डॉक्टर्स मिलकर पार्टनरशिप बनाएंगे, अगर 60 बंदों की भी बनाए, 70 बंदों की भी बनाए, तो भी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी, ठीक है ना। ये 50 के लिमिट हम नॉर्मल इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। हमने पहले डेफिनेशन समझ ली। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या होता है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हो। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। फिर से समझाता हूं, एक एग्रीमेंट होगा, ओरल होगा तो ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और उसी ओरल वाली चीज को अगर हम रिटन में लिख दें तो क्या होगा, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रिटन वाले को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब मैं पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आया, व्हाई इज पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा पार्टनरशिप डीड क्यों चाहिए। बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई इज रिटन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड। अब मेरा पॉइंट समझे, क्वेश्चन आपको ये घुमा के बोलेगा पार्टनरशिप डीड क्यों चाहिए। आप बोलोगे पार्टनरशिप करने के लिए चाहिए, इसलिए चाहिए, उसलिए चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड पूछने का मतलब ये है कि व्हाई इज रिटन फॉर्म में रिक्वायर्ड। मुझे बताओ, एक चीज लिखी हुई है, लिखी फॉर्म में आपको क्यों चाहिए। ओरली बात करो ना सर, अगर सामने वाला अपनी बात को लेके पलट गया तो, डिस्प्यूट वगैरह हो गए तो, बिल्कुल सही बात, आपने खुद ही पॉइंट बोल दिया कि अगर कोई बंदा पार्टनरशिप में है और कोई लड़ाई हुई किसी मैटर को लेकर कि देखो सैलरी तो 10,000 रुपये की बात हुई थी, 10,000 रुपये मैं डेली की सैलरी विड्रॉ कर सकता हूँ और आप मुझे 2,000 रुपये डेली की लिमिट दे रहे हो, हमारी बात ये हुई थी। कहते क्या प्रूफ है, तो प्रूफ की तरह काम आता है कोर्ट में। और दूसरा, आपस में ही, कि देखो कोर्ट जाना ना पड़े, आपस में ही डिस्प्यूट सेटल हो जाए, इसलिए होता है। तो दो रीजंस है कि पार्टनरशिप डीड होना जरूरी क्यों है। पार्टनरशिप डीड होना जरूरी क्यों है, हमेशा आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, रिटर्न होना जरूरी क्यों है। रिटर्न क्यों जरूरी है, एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द लॉ ऑफ कोर्ट, मतलब कि इट एक्ट्स एज अ प्रूफ, एक प्रूफ की तरह काम करता है कोर्ट में। एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, कि अगर आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो गए तो उस केस में सेटल करने में हेल्प कर, ठीक है। पार्टनरशिप की फिर से डेफिनेशन, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स कौन नहीं हो सकते, माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं हो सकता। मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। सेकंड चीज, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से कम, 50 या 50 से कम होने चाहिए, 50 हो सकते हैं, ठीक है ना। कहां पे लिखा है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। कौन कौन लोगों के ऊपर 50 का रूल नहीं लगता सर, प्रोफेशनल्स के ऊपर नहीं लगता। प्रोफेशनल्स कौन, सीए हो गए, सीएस हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, उसे कहते हैं एग्रीमेंट, सिंपल एग्रीमेंट। और रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी क्यों है, मतलब रिटर्न होना जरूरी क्यों है, क्योंकि रिटर्न होगा तो इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है। एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट थिंग इज हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ,
प्रॉफिट को मैं पाई से डिनोट करूंगा, दिस इज द जनरल टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ करते हैं फाइनेंस की फील्ड में, प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 का, ठीक है ना। दूसरा, मुझे प्रॉफिट हुआ नेगेटिव 10,000 का। सर ये क्या चीज़ बोल रहे हो, दिस इज लॉस। मैं अपने वर्ड्स को थोड़ा फिर से फ्रेम करता हूँ। यहाँ पे लाइट है, ठीक है ना, मैंने ट्यूबलाइट ऑन की, मैंने कहा यहाँ पे लाइट है। दूसरी चीज़ मैंने बोला, मैंने लाइट ऑफ कर दी, मैंने कहा यहाँ पे लाइट नहीं है। सर ये तो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम सबको पता है लाइट है, ट्यूब ऑन करोगे तो लाइट है, ट्यूब ऑफ करोगे तो लाइट नहीं है। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अरे तुम गलत सोच रहे हो, इसे कहते हैं डार्कनेस। मैंने कहा, आपने कहा एक ही तो बात है, ये लाइट नहीं है, ये डार्कनेस एक ही तो बात है, ठीक है ना। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट इतना, मतलब एक्ट जब भी बनते हैं ना, इतने आलसी या कहूँगा इतने स्मार्ट लोग हैं कि वो ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा टू शेयर प्रॉफिट्स, आगे ये नहीं लिखा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों शेयर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ लिखा ओनली प्रॉफिट्स। और क्वेश्चन आपको यही एमसीक्यू में फंसाएगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में तो लिखा है प्रॉफिट्स, क्या लॉस भी शेयर करेंगे? एक केस स्टडी बना के दे देंगे, 3 पार्टनर है ए बी सी, सी लॉस हुआ, पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारा लॉस हुआ, सी कहता मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में सी गया, कहता देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लिखा है सिर्फ हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे। अब बताओ व्हाट टू डू। तो कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएंगे, बेटा बात सुनो, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट मींस नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो, लॉसेस को हम नेगेटिव प्रॉफिट्स का टर्म देते हैं। आपको कोई नेगेटिव प्रॉफिट याद नहीं करना, आगे से हम लॉस ही बोलेंगे। ये जस्ट इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट्स मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट जो तो प्रॉफिट है, और लॉस का मतलब लॉस नहीं होता, लॉस का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट्स। तो इसलिए इस डेफिनेशन वाइज प्रॉफिट्स के अंदर लॉस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप देख रहे होगे कितना डिग करके इन्होंने चीज़ें समझाई हुई हैं। बेसिकली डेफिनेशन ही है थोड़ी सी जो आपको याद, मतलब थोड़ी आपको याद, मैं इतना डीप में इतना रुक रुक के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट्स इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो, दैट इज लॉस। लॉस को इंक्लूड करेंगे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं ना, वो इस डेफिनेशन के ही हैं, इस डेफिनेशन में ही सारे एमसीक्यूज भरे पड़े हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, ऑफ अ बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, देखो बिजनेस जो होना चाहिए, पहली बात तो वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस का पार्टनरशिप नहीं कर सकते। देखो बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें नहीं आती, एक तो आती है चैरिटी। मैंने एक एनपीओ बनाई, 4 बंदे हैं, ठीक है, 4 बंदे हैं, पर्सन्स हो गए, हम दोनों ये नहीं है, ठीक है जी, हमने एग्रीमेंट भी कर लिया, ठीक है जी, हम प्रॉफिट भी बांट रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है, बिकॉज मैं चैरिटी के लिए, मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट तो वर्ड आ गया ना, तो एक एनपीओ कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो इस तरीके से एक एनजीओ है या एनपीओ है, एक चैरिटी वाली फाउंडेशन है जो कि इस कैंसर के लिए काम कर रही है या कोरोना के लिए काम कर रही है, तो उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है। तो बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? नो, इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। को ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप नहीं हो सकता। मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हो, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने पार्टनरशिप बनाई। कैसे बनाई? हम दोनों पर्सन्स हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स हो गए, हम दोनों इलीगल नहीं है, माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, ठीक है, हम दोनों इसमें आ गए, एग्रीड। हमने क्या किया, हमने एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रॉफिट्स, हमने कहा एक काम करेंगे, एक हम लैंड को परचेज करेंगे, लैंड को परचेज करके उसको हम आगे, इसके ऊपर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग को हम आगे रेंट पे देंगे, ठीक है ना। अगर मैं ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ देन इट्स अ बिजनेस। लेकिन मैंने एक बार बिल्डिंग बनाई, उसको रेंट पे दे दिया, रेंट मान लो 50,000 रुपये महीना आता है, तो उस केस में क्या करता हूँ, मैंने कहा 25 मेरे 25 तेरे, हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, एग्रीमेंट भी किया हुआ है ना, हम पर्सनस भी है ना, लेकिन ये एक बिजनेस नहीं है। इसे कहते हैं को ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप। हम दोनों ने मिलके कोई चीज़ खरीदी और उससे हम इनकम कर रहे हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 10 पर्सन है, 20 पर्सन है, उन्होंने मिलके क्या किया, उन्होंने मिलके एक लैंड खरीदा, लैंड को आगे लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया। तो उस केस में बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? नो, इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ अ जॉइंट ओनरशिप या इट इज़ को ओनरशिप। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हाँ, इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। अब जो एमसीक्यूज आ सकते हैं पर्सन्स के फॉर्म में आ सकते हैं। एक फर्म है, देखो पहले ना एक रूल होता था जो कि कंफ्यूजिंग होगा अगर आपने पुरानी बुक्स पढ़ी हो। पहले एक टाइम पे रूल हुआ होता था 100 पार्टनर्स की लिमिट है, ठीक है ना। एक टाइम पे रूल होता था 50 पार्टनर्स की लिमिट है। एक टाइम पे रूल होता था कि 10-20 की लिमिट है। मतलब कि अगर आप बैंकिंग कंपनी खोल रहे हो, अगर आप बैंकिंग का काम स्टार्ट कर रहे हो तो 10 पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है, और अगर आप कोई दूसरा काम खोल रहे हो तो उस केस में 20 की लिमिट है, 20 मेंबर्स की लिमिट है। तो ये लिमिट्स बार बार चेंज होती जाती हैं, और इस टर्म के लिए आपके लिए 50 की एप्लीकेबिलिटी, और बहुत लंबे टाइम तक ये चेंज नहीं होने वाली। तो आपको 50 याद करना है। अलग अलग बुक्स में आपको 10-20 भी मिलेगा, 100 भी मिलेगा। पास्ट ईयर उठाओगे, पास्ट ईयर के सॉल्यूशंस में भी आपको मिलेगा, अरे इसका आंसर तो मैक्सिमम की 20 दिया हुआ, हमने तो 50 पढ़ा है, गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने। आपने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है, हम लेटेस्ट जो रेलेवेंट है वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लेटेस्ट एज पर यू, तो आपके लिए 50 इज द एप्लीकेबल रेट, ठीक है, जो आपको याद करना है। carried on by all or any of them acting for all, carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। दो पार्टनर्स का एग्जांपल लेंगे, ए है और बी है, इनकी पार्टनरशिप है। ए गया किसी पर्सन के पास सामान को बाय करने, ये सामान ले आया लेकिन पैसे अभी भी इस एक्स को देने बाकी हैं। तो ए कहीं काम से बाहर गया था और 2 महीने बाद एक्स आया पार्टनरशिप में, फर्म में आया और कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो। बी कहता मैंने तो सामान नहीं लिया। कहता नहीं, तुम्हारे पार्टनर ने तो मुझसे सामान लिया था ना, तो तुम भी पैसे दे सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारी पार्टनरशिप है। तो इस केस में ये जो ए है, ए ने प्रिंसिपल की तरह एक्ट किया। प्रिंसिपल मतलब कि जो मेन है, मेन पर्सन है, उसकी तरह इसने एक्ट किया, और बी ने एक तरह से उसके एजेंट की तरह काम किया। सॉरी, मैं उल्टा मैंने बोल दिया। बी जो है प्रिंसिपल है, मेन पर्सन है, और ए ने बी का एजेंट बन के एक्स से सामान खरीदा और एक्स से सामान ले आया। तो उस केस में बी उतना ही लायबल है एक्स को देने के लिए जितना ए लायबल है। इसी तरीके से अगर बी जाएगा सामान लेने के लिए, इस तरह से बी क्या बन गया, बी एजेंट बन गया और ए प्रिंसिपल बन गया। अब बी कुछ भी काम करेगा, बी ने किसी को प्रॉमिस किया हम आपको इतने में सामान बेच देंगे। अब वो बंदा अगर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है और ए अगर कहे कि नहीं मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ही कैन नॉट से दैट, वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि एक पर्सन का एक्ट बाकी सारे पार्टनर्स को एक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और बाकी पार्टनर्स का एक्ट बाकी बचे हुए इवन मुझे बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है। एजेंट कब होगा, जब वो काम करेगा और सारे प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होंगे, और वो प्रिंसिपल कब होगा, जब कोई और पार्टनर एक्ट करेगा और उसके बेसिस पे सारे पार्टनर्स क्या होंगे, उसके प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। एक बार इस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं अपने रजिस्टर में। जब भी इस डेफिनेशन को लिखो, अभी लिखने का मैं टाइम दूंगा, इस तरीके से लिखना, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉमा, इसके बाद एक लाइन छोड़ के, पार्टनरशिप इज द, कॉमा, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कॉमा, हु हैव एग्रीड, कॉमा, टू शेयर प्रॉफिट्स, कॉमा, ऑफ अ बिजनेस, कॉमा। मतलब एक एक लाइन छोड़ छोड़ के इस तरीके से लिखोगे तो वो डेफिनेशन याद भी रहेगी और समझ में भी आएगी, ठीक है। ये इसका मैं एक जो डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। ये जो पिंक पिंक में लिखा हुआ है ना, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें अभी नहीं लिखनी, ये चीज़ें हम क्वेश्चंस करके अपने आप को हम कॉन्फिडेंट कर लेंगे। तो इतना भी आप लिख सकते हो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। पर्सनली मैं बताऊं, जो पार्टनरशिप है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जो कि आप करोगे पूरी बुक्स में। पार्टनरशिप जनरली सब इजी मानते हैं। कुछ पॉइंट, मतलब देखो हर चैप्टर में एक दो पॉइंट तो होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उन एक दो पॉइंट की वजह से किसी चैप्टर को डिफिकल्ट कहना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कोई भी चीज़ बेसिकली परफेक्शन के साथ नहीं बन सकती।
परफेक्शन इन द सेंस कि हाँ हर चीज़ आपके फेवर में हो, कुछ चीज़ें फेवर में नहीं होंगी तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस देके अगर आप पढ़ोगे, हाँ भाई मुझे तो ये करना है, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, वो चीज़ समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी, ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल है कि आप कुछ भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप 10 बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द, मतलब अंदर वो गट्स होने चाहिए, अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ यार 50 बार पढ़ने का दम है मुझ में। अगर वो चीज़ आप में है, आपको ये चीज़ समझ आएगी, इवन एक बारी में समझ आएगी अगर आप बिल्कुल लॉजिकली ध्यान से करोगे। बेसिकली पेन ड्राइव क्लासेस का या ऑनलाइन क्लासेस का पर्पस यही है कि अगर आप शुरू से डेडिकेट होके एक डिसिप्लिन के साथ, जैसे एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर्स होते हैं सामने देख रहे होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, आप मेरी क्लासेस को स्पीड अप करके देख सकते हो, बट दैट्स नॉट द पर्पस कि अगर आप स्पीड करके देख रहे हो, मुझे जब फेस टू फेस पढ़ोगे या किसी टीचर से पढ़ते हो तो स्पीड नहीं कर सकते ना, तो सिंपली वॉच इट इन द नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड होती है, जिससे आपको एक क्लास वाला एनवायरनमेंट ही मिले, और जब पढ़ रहे हो मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको बोल दो हाँ देखो मेरी क्लास चल रही है, सो डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। बिल्कुल, इसे अगर आप सीरियसली लोगे देन आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। सीरियसनेस होना और सिंसियरिटी होना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। सीरियस का मतलब हर टाइम उदास रहना, हंसी मजाक में नहीं करना, ये होता है सीरियसनेस। लाइफ में हमें सीरियस नहीं होना, लाइफ में हमें सिंसियर होना है। जब पढ़ाई कर रहे हो देन गिव 100% टू योर पढ़ाई, उस टाइम कोई और सोच नहीं होनी चाहिए। एंड जब आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो देन यू शुड बी फुली इनटू इट। तब ये नहीं सोचना अरे यार उसका पेपर है क्या करूँ, करूँ, पढ़ाई की टेंशन हो रही, तब यार गोली मारो। लेकिन जब पढ़ रहे हो तब बाकी सब चीज़ों को गोली मारो। तो दैट्स हाउ यू शुड बैलेंस योर लाइफ और वर्क को और स्टडीज़ को किस तरीके से बैलेंस करना है, उसमें यही सीक्रेट है कि जिस टाइम जो काम कर रहे हो उसमें रहो, लिव इन द प्रेजेंट। लोग क्या होते हैं जनरली पास्ट, अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, या फिर ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो बेसिकली वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, वी लिव इन द पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो रहते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, और अगर आपने प्रेजेंट में जीना सीख लिया सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। ठीक है, लेट्स मूव टू बुक में किस तरीके से दिया हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। वही चीज़ें दी हुई जो हमने पढ़ी हुई हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज इट इज़ वही, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, वही मैंने डेफिनेशन समझाई हुई। ठीक है, अब कुछ इनफॉर्मल सी चीज़ें, मतलब कहूँगा फालतू चीज़ें हैं, सिंपली कहूँगा पार्टनर्स, अ फर्म और फर्म नेम क्या होता है। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो बंदे पार्टनरशिप में होते हैं उन्हें कहते हैं पार्टनर्स। फर्म क्या होती है? पार्टनर्स को मिला के एक कलेक्टिवली उन्हें कहते हैं फर्म। फर्म नेम क्या होता है? जिस नाम के अंडर बिजनेस हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, उसे कहते हैं फर्म नेम। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली, उन एक एक बंदे को क्या कहते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली इन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिवली इन्हें हम कहते हैं फर्म। The name under which the business is carried is called firm name. Simple as that. Nature of partnership. आप अपने रजिस्टर में डाल दो नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आई थिंक सो मैंने अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, हाँ, नेचर ऑफ पार्टनरशिप जस्ट एट हेडिंग डाल दो, और नेचर ऑफ पार्टनरशिप में ऐसे दो एरोज निकाल दो, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और ऐसे दो एरोज निकाल दो। शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, जहाँ जो शॉर्ट फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है उतना करो। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स वो बनाओ जो आपको समझ आए। एनओपी करके, अगर मुझे एनओपी पढ़ के नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझ आता है, मैं एनओपी लिखूंगा, वो अलग बात है। मैंने अभी लिखा है तो नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा समझ। जो चीज़ें जैसे कि मतलब अलग अलग वर्ड्स आएंगे जो कि शॉर्ट में लिख सकते, शुड को SHUD लिख दो, उतना चलेगा बिल्कुल। नोट्स आप अपने लिए बना रहे हो, कोई आप बुक डिज़ाइन नहीं कर रहे, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स आप इनफॉर्मल रख सकते हो, बट इतना भी इनफॉर्मल नहीं कि खुद को ही समझ ना आए जब दूसरी बार पढ़ो, ठीक है। दो आपने बना रही होंगी लाइन्स, एक लिखो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंडली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये थ्योरी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रैक्टिकल पे भी आएंगे। जिस तरीके से हमने 11th में अकाउंट्स की, उस तरीके के अकाउंट्स नहीं है एटलीस्ट इन दिस चैप्टर। बाकी आगे वाले चैप्टर में सीधा मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो ईजी होगा, सिंपल होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आई नो, बट देखो ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी, और 20 मार्क्स में से अगर आप 2 या 3 मार्क्स अगर आप यहाँ से ले पा रहे हो थ्योरी से, देन इट्स नॉट अ बैड डील, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सब अपने पेन छोड़ देंगे, बात सुनेंगे मेरी। यहाँ पे मैंने ठीक है,
हम सब जानते हैं अकाउंट्स जब भी बनती है वो बनती है, कोई भी लिखेगा नहीं, अकाउंट्स जब भी बनती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बनती है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। और अकाउंट्स कौन बनाता है? अकाउंट्स बिजनेस बनाता है। सिंपल, ये चीज़ हमें पता है, नहीं पता तो मैंने बताई दी ये चीज़, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं कि अकाउंट्स हम बना रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा है। जब अकाउंट्स बनाएंगे तो पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है, क्योंकि अकाउंट्स बनाएंगे ये, पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे और पार्टनर्स अलग हैं। तो चीज़ सिंपल है, समझ आ गई होगी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें लीगली बात करें, ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है पार्टनर्स। पार्टनर्स बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं, फ्रॉड करने का बहुत बढ़िया तरीका है, हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे हम ना बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लेते हैं और ये हम ना घर ले जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस हो गया कि इन्होंने फ्रॉड किया, ये बैंक वालों के पैसे वापस नहीं दे रहे। पार्टनर्स कहते हैं हमसे क्यों बोल रहे हो, पार्टनरशिप फर्म से कहो। पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखो ना, अकाउंटिंग वाइज तुम बोल रहे हो अच्छा ये दोनों अलग हैं, और लीगली भी तो अलग होने चाहिए ना। तो इसलिए लॉ में ये चेंज आया कि अकाउंट्स बनाते टाइम आप पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को दो अलग अलग एंटिटी मान के चलोगे, लेकिन जब हम लॉ की बात करेंगे, जब भी कोई केस होगा कुछ होगा तो अल्टीमेटली वो चीज़ पार्टनर्स के ऊपर जाएगी। तो इसलिए अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स बेच के भी अगर लोन पूरा नहीं हो पा रहा तो पार्टनर्स को स्यू किया जाएगा। आप अपना घर बार बेचो और क्या करो, आप अपने घर बार बेच के फर्म का लोन की पेमेंट करो। तो इस तरीके से काम चलता है। अगर आप एक, तभी लोग जनरली होता है कि पार्टनरशिप करने से डरते हैं कि अगर कुछ ऐसा लॉस हो गया, किसी से ज़्यादा उधार ले लिया, कुछ हो गया तो हमारा घर बार भी बिक सकता है। तो इसलिए लोग जनरली प्रेफर करते हैं कंपनी बनाना। कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, कैसे, वो कंपनी का जब बुक पढ़ेंगे कंपनी में पूरा समझाऊंगा, इस चीज़ को भी रिलेट करते हुए कि हाँ कंपनी में क्या होता है। मैं जस्ट एक हिंट दे देता हूँ। कंपनी के केस में कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अगर मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीदा, मैं रिलायंस का मालिक हूँ। इट मे साउंड एब्सर्ड बट दिस इज द ट्रुथ, मैं कंपनी का ओनर हूँ। अब रिलायंस कंपनी ने किसी से लोन लिया और रिलायंस कंपनी किसी को लोन नहीं दे रही तो मुझे थोड़ी पकड़ेंगे, हाँ भाई तुम ओनर रिलायंस के मालिक, चलो मेरे पैसे निकालो। तो बैंक ये नहीं कह सकता। तो कंपनी के केस में कंपनी और कंपनी के जो ओनर हैं दैट इज शेयर होल्डर, दो अलग अलग माने जाते हैं इवन लीगली। इसलिए लोग कंपनी बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपनी बना के अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मान लो मैंने कंपनी बनाया, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और कुछ गलत गलत हो गया तो मेरी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। मैंने मान लो 1,000 रुपये का शेयर खरीदा, मेरे तो 1,000 रुपये नुकसान जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में अगर पार्टनर ने 1,000 रुपये डाले हैं, लेट से 1,000 रुपये पर शेयर, मान लो कंपनी में भी पार्टनरशिप में भी शेयर चलते हैं, 1,000 रुपये का शेयर है, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर लॉस 1,000 से ज़्यादा हो गया ना तो पार्टनर को घर बेच के भी देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। तो सर ऐसा तो कंपनी बना के फ्रॉड कर सकते हैं। जब मैं कंपनी समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा कंपनी में ऐसा फ्रॉड क्यों नहीं कर सकते। जिसको थोड़ा सा और इंटरेस्ट हो दे कैन गूगल द वर्ड कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील, मैं भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक हल्का सा हिंट फिर भी दे। कॉर्पोरेट व्हील, व्हील का मतलब होता है जो होता है ना घूंघट। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब घूंघट हटा के, एक्चुअल में कंपनी के पीछे फ्रॉड कर कौन रहा है उसके पीछे का घूंघट उठा के देखते हैं, अच्छा ये तुम हो तो उस बंदे को पकड़ेंगे। तो इतना ईजी नहीं होता कि कंपनी बना के ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं। बट स्टिल मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, इससे क्या होता है, एक तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद रहेगा, इसलिए कभी आप ये भूल नहीं पाओगे। तो सिंपली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके नीचे हेडिंग डाल के, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल सकते हो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेम, कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल है, कोई भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है यहाँ पे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं है। इसका मतलब वो मैंने समझा ही दिया है कि एंटिटी सेपरेट नहीं है। इसका मतलब कि अगर कुछ लॉस हुआ, ज़्यादा हुआ, तो पार्टनर्स को अपने घर बार बेच के भी, अपने प्राइवेट एसेट्स बेच के भी फर्म के लोन को, फर्म की लाइबिलिटी को पे करना होगा।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, और पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमने सीख लिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये आप डाल दो एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, ये आप हेडिंग डाल सकते हो अपने रजिस्टर में, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग कि आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद हो गई होगी, कितनी बार पढ़ा है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम डेफिनेशन वाइज ही चलेंगे और फिर हम पॉइंट्स लिखते रहेंगे साथ साथ। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पहला पॉइंट डालो, टू और मोर पर्सन्स। आपको फीचर्स याद नहीं करने, अगर आपको डेफिनेशन पता है, फीचर्स ऑटोमेटिकली आपको पता ही होंगे। पहली हेडिंग डालो, टू और मोर पर्सन्स, ठीक है ना। टू और मोर पर्सन्स के नीचे इस तरीके से कर दो, ग्रेटर देन 2, लेस देन इक्वल टू 50। देखो नोट्स हम बिल्कुल इनफॉर्मल लिखेंगे, किसी को दिखाना नहीं है, जस्ट अपने लिए बना रहे हैं, तो अपने लिए जितना जल्दी हम नोट्स पढ़ पाए, जितने अच्छे से समझ पाए, वो बेटर चीज़ रहेगी। इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, ग्रेटर देन 2, लेस देन इक्वल टू 50। ग्रेटर देन 2 इसमें इन दोनों के इस तरीके से बना लो, और यहाँ पे नीचे लिख दो माइनर नहीं हो सकता, नो माइनर, नो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, UNSOUND, अनसाउंड बिल्कुल UN साउंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, यहां पे आप एक राइट एरो दो और यहां पे लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। इसमें कौन कौन नहीं आएंगे, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स लाइक, ये अपने समझने के लिए लिख सकते, किसी को प्रोफेशनल का मतलब पता है तो ठीक है, ना लिखे, लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, CA, CS, LLB, मतलब लॉयर के अंदर आ गया वो तो, सॉरी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एरो दो, ये कहां पे लिखा हुआ है, रूल 10, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। आपसे ये नहीं पूछेंगे 100 की भी लिमिट लिखी है, बताओ कौन से सेक्शन में लिखी है, अरे भाई लॉ का पेपर नहीं है ये अकाउंट्स का पेपर है, तो सेक्शन वगैरह पहली बात पूछेंगे ही नहीं, लेकिन अपनी तरफ से लिखो, जस्ट मैंने चेरी वाली चीज़ बोली तो बेटर रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज़ लिखवा सकते हैं, ठीक है, माइनर का मैंने लिखवा दिया, मैं अपने एक बार बुक में एक बार चेक कर लेता हूँ और मैंने कोई चीज़ लिखी हो इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ लिखी हुई है, दैट्स इनफ। ठीक है, ठीक है, फिर से हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आएंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, partnership is the relation, partnership is the relation between persons who have agreed, second point आ गया agreement, second point आ गया आपका agreement। ठीक है, एग्रीमेंट के दो एरो निकाल दो, ओरल, रिटन, रिटन को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, रिटन को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्ट, मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, सिंपल सी चीज है, पार्टनरशिप डीड रिटन होता है, लिख दो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, किसके बीच में, बिटवीन पार्टनर्स, किस लिए, फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम इन अ पार्टनरशिप, इन विच डिटेल में क्या लिखा होता है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना, जिसने जितने पैसे लगाए हैं उस पर कितना उसे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर किसी ने पैसे निकाले ड्राइंग की है तो उस ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितनी कमीशन मिलेगी, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, वो आगे चैप्टर में ये सब चीज़ें हैं, तो एज सच इसमें कोई स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में क्या चीज़ें लिखेंगे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या आता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, सिंपल सी चीज़ लिखनी है, ओरल रिटन, रिटन के आगे रिटन वाले को क्या कहते हैं, रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप
डीड. सिंपल. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. थर्ड पॉइंट लिखो प्रॉफिट्स. लॉफुल मत लिखो, हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. जस्ट गो विद डेफिनेशन. हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. इसके आगे एरो डाल के लिख दो. प्रॉफिट्स इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो. प्रॉफिट्स इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो, दैट इज लॉस. ये अपनी समझने के लिए बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि लॉस वर्ड तो लिखा नहीं तो क्या लॉस शेयर करेंगे, ऐसा होता है क्या? होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस. सिंपल एज दैट. हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस के आगे लिख दो लीगल बिजनेस. आगे 3 एरो निकाल सकते हो. नॉट चैरिटी नहीं होना चाहिए. नॉट को ओनरशिप. मैं बुक में भी दिखा देता हूं जरा किस तरीके से लिखा हुआ है. को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप. और तीसरा नॉट इलीगल. ठीक. क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से केस स्टडीज आती है, मतलब छोटी छोटी 2-2 3-3 लाइन की आती हैं, एमसीक्यूज में आ जाएगा. और आपका अगर आपने ये चीज़ें अच्छी से पढ़ी हुई है, इजीली बिना दिमाग लगाए बिना ज़्यादा स्ट्रेस दिए हुए आप इजीली स्कोर कर पाओगे इसमें. ठीक है. नेक्स्ट थिंग आती है, तीनों चीज़ें आपने लिख ली होगी. पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये लाइन लिख दो. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. कैरिड यहां से लिखना आपको. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. carried on by all or any of the partners acting for all या any of them acting for all, कुछ भी लिख सकते हो. इसके आगे जस्ट आप एक हिंट दे दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके आगे बस एक मतलब एक एरो आगे डाल के लिख सकते हो. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल एजेंट से आपको वो वर्ड क्लिक कर जाना चाहिए. एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आज तक कभी बोर्ड ने पूछा भी नहीं और ना आगे कभी पूछेगा, दैट आई एम 100% श्योर. लेकिन अपने आप को पता होना चाहिए. देखो ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ठीक है, सिंपल एज दैट. एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो बोर्ड पूछता है, क्या ऐसा जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड करें ही करें? क्या ऐसा जरूरी है पार्टनरशिप डीड करनी ही है, कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. क्वेश्चन बोल रहा है क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? क्वेश्चन को अपने दिमाग में अलग तरीके से सोचो. क्या रिटन होना कंपलसरी है? नहीं है जरूरी, ओरल भी चलेगा. तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी? अब देखो दिमाग में ना हमें वो टेक्निकल टर्म हमें ध्यान रखना. पार्टनरशिप डीड ये होनी तो चाहिए, एक डीड तो होनी चाहिए. ऐसा होता है पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप डीड तो होनी चाहिए. मतलब सुनने में भी अच्छा लगेगा कि अरे ये तो चीज़ होनी चाहिए, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, तो ट्रू है. आप लिख दोगे ट्रू और आपका हो जाएगा फॉल्स. ठीक है. तो जब भी पार्टनरशिप डीड आए आपको लगना चाहिए पार्टनरशिप डीड मतलब ये रिटर्न की बात कर रहे हैं. पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, मतलब रिटर्न होना जरूरी क्यों है? क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? क्या रिटर्न होना कंपलसरी है? ये दोनों आपको एक जैसे लगने चाहिए. ठीक है. बिकॉज इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स. इट इज नॉट, पहली बात तो इट इज नॉट कंपलसरी, पहली बात तो कंपलसरी नहीं है. और क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स. इट एक्ट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कि लॉ में एक मतलब कोर्ट में एक एविडेंस की तरह हम मान सकते हैं. अगला पॉइंट आप लिख दो. इट इज नॉट कंपलसरी बट रिकमेंडेड. देखो कंपलसरी लेकिन हो तो अच्छा है ना. कंपलसरी नहीं है कि आप पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो शायद आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा ओवर जो नहीं पढ़ रहे. ठीक है ना. तो बिना पढ़े भी लोग बन जाते हैं, बट इट्स नॉट, बट पढ़ना चाहिए. इट्स रिकमेंडेड, इट्स जस्ट लाइक दैट. इट इज़ नॉट कंपलसरी, बिल्कुल सब लिखते जाओ, बट रिकमेंडेड टू हैव अ पार्टनरशिप डीड
ये मैंने अपने लिए लिखा है, या आप अपने लिए भी लिख सकते हो। पार्टनरशिप डीड का मतलब राइटिंग में होना सिर्फ, ठीक है ना, कंपल्सरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है कि यार देखो रिटर्न में कर लो। वाई, आगे क्वेश्चन लिख दो वाई। मैं यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ वाई। बिकॉज इट हेल्प्स इन सेटलिंग। इसके वाई के आगे आप दो एरो करके भी लिख सकते हो, वाई के आगे दो एरो, दो एरो ऐसे करके, या जैसे मतलब जैसे भी ठीक लगे, एरोस बना के करोगे, इधर उधर करोगे तो एक क्या रहेगा, नोट्स थोड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, हाँ पढ़ने का मन करेगा। हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, हेल्प्स सेटलिंग डिस्प्यूट्स। और दूसरा एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। आपको ये दो रीजंस ही देने, इन दो रीजंस के अलावा कुछ भी दोगे तो गलत है, और मतलब सोच में भी नहीं आते ना। अगर आपको लगता है तो एक बार मुझे बताना क्या लगता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक है। इसमें से मतलब टोटल 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं 2 या 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आ सकते हैं, मतलब 3 भी लिखवाते हो मुझे शर्म आ रही है यार, 2 पॉइंट आने हैं, और मैक्सिमम चांस है आना ही नहीं इसमें से कुछ, फिर भी जस्ट अब टॉपिक है तो करना तो है, ठीक है ना। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस हो रहा है ना, पार्टनर का हक है कि वो बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या चल रहा है, हाँ जी मुझे बताओ तो सही, बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसे बताना ज़रूरी है, उसे मतलब कंसल्ट करना ज़रूरी है। और अगर कोई बिजनेस है, वो कोई डिसीजन लेने वाला है, तो उसके लिए हर पार्टनर की कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ भी बताओ आपका क्या मानना है इसके ऊपर, तो कंसल्टेंसी इज दैट वे, उस वे में लिखा हुआ है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, अभी हम पूरे चैप्टर्स में हम सीखेंगे, वो अकाउंट्स को पढ़ना, उसकी एक कॉपी अपने घर पे रखना, अपने पास रखना, पार्टनर का एक राइट है। बहुत सिंपल बच्चों वाली चीज़ें, मतलब पढ़ाते हुए मुझे ना लग रहा है यार क्या पढ़ा रहा हूँ मैं ये। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर को, हर पार्टनर के पास एक राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर को, मतलब प्रॉफिट को, लॉस को शेयर करे जिस रेशियो में एग्रीड है उनके बीच में, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूँ, 5th वाला पॉइंट अभी बिल्कुल छोड़ देंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हुई, जैसे कि मान लो गोडाउन में आग लग गई और पार्टनर ने क्या किया, अपने एक्ट के आगे, मतलब आग लग गई तो उसने क्या, उसने फायर ब्रिगेड बुलाई और आग बुझवाई। फायर ब्रिगेड वाले को लेट से 5,000 रुपये दिए, तो 5,000 रुपये जो उसने अपनी जेब से दिए वो बाद में फर्म से रीइंबर्स करा सकता है। रीइंबर्स मतलब फर्म से बाद में रिकवर कर सकता है, सिंपल। इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। उसका राइट है कि इमरजेंसी हुई तो अपने बेस्ट, जो उसे सही लगेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। एंड टू बी इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड का मतलब उसे रीइंबर्स करेंगे, अगर उसने कुछ खर्चा किया उसके लिए उसके पैसे दे देंगे। फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, जो भी उसने खर्चा किया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया छोटा सा कि फायर लग गया, एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें ऐसा करना चाहिए। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लेट्स से हमारी पार्टनरशिप है, हम सब 5 बंदे हैं, एक छठा बंदा आना चाहता है, तो मेरा हक है कि मैं बोल सकता हूँ ये बंदा पार्टनर नहीं बनेगा। चाहे बाकी के बाकी मतलब 5 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर कह रहे हैं इस बंदे को पार्टनर बना लो, लेकिन मैंने बोला ये बंदा पार्टनर नहीं बनेगा, तो मेरी मानी जाएगी। जब भी किसी बंदे को पार्टनर बनाना है तो उसमें नुकसान क्या होता है, उसमें नुकसान ये होता है कि सबका शेयर कम हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग, सबको प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा ना। लेट से एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में अगर 4 दोस्त मिलके खा रहे हैं, 4 स्लाइसेस सबके हिस्से में आ रहे हैं, लेकिन एक 5वां दोस्त आ जाता है तो क्या करते हैं, जल्दी खाओ आने वाला है, ये चीज़ करते हैं ना सब। क्यों? क्योंकि फिर बांटना पड़ेगा, सबको कम कम हिस्सा मिलेगा। तो जब भी किसी पार्टनरशिप पे नए पार्टनर को लाना होता है, सबकी हाँ ज़रूरी होती है। ये नहीं कि मेजॉरिटी ने बोल दिया, अच्छा देखो 80% लोगों ने बोल दिया, ये वो वोटिंग नहीं चल रही कि 50% 60%। इट्स जस्ट दैट कि सबकी हाँ होगी तो ही कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, सिंपल। तो एक पार्टनर का राइट है कि वो डिसअलाउ कर सकता है किसी और बंदे के एडमिशन का। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर। एक पार्टनर का राइट है वो नोटिस देके रिटायर हो सकता है कि मैंने नोटिस दे दिया, 30 दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा, 30 दिन के बाद मतलब मेरा जो नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड 10 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, एज पर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है मतलब जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, डीड के अंदर लिखा होगा, डीड के अंदर लिखा होगा कि हाँ पार्टनर को इतना नोटिस लिखने के बाद इतने टाइम हमारे पास रहना पड़ेगा, सिंपल।
If a partner incur expenses of business and he pays amount on behalf of the firm, that partner gets indemnified for the payments made by him for the firm. मान लो एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया है हमारे ऑफिस में और उसके लिए हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मंगानी थी और ऑफिस का जो कैश है वो बाय चांस की बात है ख़त्म हो गया और उसके लिए मंगवाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पर्सनल पैसे दिए और बोला कि ये चाय पानी लेके आओ, इसके लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ, रिफ्रेशमेंट्स लेके आओ। अब वो आए, वो खाना पीना हो गया। अब जो खर्चे मैंने किया, मैंने 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये मैंने खर्च किए, मैंने अच्छी जगह से मैंने खाना मंगवाया, तो उसे मैंने अच्छा, ताकि वही बात है बिजनेस ताकि मिले हमें कि हाँ हमारे साथ वो डील करे। मैंने इतना खर्चा किया, 500 रुपये मैंने खर्च किए, तो मेरा हक है कि वो 500 रुपये मैं फर्म से इंडेमनीफाई कर सकता हूँ। आपको लग रहा होगा सर ये क्या चीज़ बता रहे हो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो सारी बातें वही हैं, सब कुछ आपको पता ही है। आगे भी जो बातें होंगी ना पूरी पार्टनरशिप में, इवन जस्ट मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पार्टनरशिप में आगे कंपनीज भी करेंगे, कहोगे सर ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ये पढ़ाई क्यों रहे हैं। बिल्कुल सारी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट मैंने अभी के लिए छोड़ा है, फिफ्थ पॉइंट में एक और पॉइंट के साथ करवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इसमें से कोई भी 2 पॉइंट जो आपको इजी लगे आप इसमें से लिख सकते हो। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एक्सप्लेन एनी 2 राइट्स ऑफ अ बिजनेस। पहली बात तो बेवकूफ़ होगा एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन देगा, क्योंकि इससे आसान और टुच्चा क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता, ठीक है। आप मेरे हिसाब से जो बेस्ट आप लिख सकते हो, पार्टिसिपेंट इन द मैनेजमेंट लिख सकता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, प्रॉफिट शेयर कर सकता है, और रिटायर होने का राइट है, एडमिशन होने को रोक सकता है। ये आप लिख सकते, मतलब ये जो मैंने 5 लिखवाए, 5 में से कोई भी 2 लिख सकते हो। 1 मिनट आप लिख लो इसको। कोई भी 2 पॉइंट लिखने अपने लैंग्वेज में लिखो, पूरी एज इट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू, ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे जैसे मन करता है वैसे लिखो। हम अपने नोट्स बना रहे हैं, जब एग्जाम में आएगा तब पूरा सजा सजा के दुल्हन की तरफ सजा के लिखेंगे कि भाई देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा आंसर। उस टाइम लिखना। ये यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं हो रहा कि इंग्लिश का है ऐसे लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज लिखनी। मैनेजमेंट का MGT लिख दो, MGT मैनेजमेंट। तो इस तरीके से टर्म्स यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे हम नोट्स बनाने के लिए सजा सजा के हम कोई बुक नहीं बना रहे, हम सिंपल हम नोट्स बना रहे जो कि हमें समझ आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से काम करोगे तो एटलीस्ट, क्योंकि अकाउंट्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, थ्योरी वगैरह ये वाले काम नहीं है हमारे, ठीक है ना। अकाउंट्स में हमें अकाउंट्स बनाने हैं, दैट्स मोर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये थ्योरी वगैरह करने नहीं बैठे हम, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमने लिख ही लिए होंगे, ठीक है। अगला आता है, अगले आप हेडिंग डाल दो, कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। कोई भी लिखेगा नहीं, और ये वन ऑफ द वही घिसा पिटा है। अब क्या करूं, बुक में दिया हुआ है, करना तो है ही हमें। बता देता हूं, पार्टनरशिप कोई भी लिखेगा नहीं अभी, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा होता है, सारी फालतू चीज़ें बताऊंगा, कोई भी 2 चीज़ें जो मन में आए लिख देना। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में लिखा होता है, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का कितनी हाइट है, कितना वेट है, क्या है, ये है, पार्टनर्स के एड्रेसेस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, जैसे कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फर्म का नाम है लेट्स से एप्पल, ठीक है ना। तो एप्पल उनकी फर्म का नाम है। एंड इट्स एड्रेस, एड्रेस कहाँ पे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन आपका एड्रेस कहाँ है। जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज के बहुत सारे एड्रेसेस हैं, डोमिनोज अलग अलग जगह वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसका मेन एड्रेस कहाँ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन आप कहाँ पे बिजनेस करते हो, ठीक है। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या गुड्स भी प्रोवाइड करते हो। जैसे कि एप्पल कंपनी है, वो आईफोन भी बेचती है और अपनी सर्विसेज भी बेचती है, आई क्लाउड हो गई, एप्पल म्यूजिक होगी। मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया समझाने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप एज सच रजिस्टर्ड होती नहीं है मोस्ट ऑफ दी देम, मतलब तो उस केस में एग्जांपल नहीं ले पा रहा, लेकिन समझने के लिए, या फिर सिर्फ सर्विसेज दे दो। जैसे जियो हो गया, जियो सिर्फ सर्विसेज देता है, या जियो के फोन्स भी आते हैं, मतलब आप समझ गए ना, गुड्स देते हो, सर्विसेज देते हो। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप कब शुरू की, वो डेट लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किस किस पर्सन ने कितने कितने पैसे लगाए बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने अगर 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, अगर ये 10 लाख रुपए बैंक में रखता तो मुझे FD के 7%, 6% मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो मैं कहता हूँ हे बिजनेस, मैं बोलता हूँ बिजनेस मुझे ये बता, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ देना। तो बिजनेस कहता कोई बात नहीं, आपको हम 6% देंगे, आपको हम 7% देंगे, या आपको हम 4% देंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर बिजनेस में पैसे ला रहा है तो बिजनेस के ऊपर एहसान हो रहा है, तो बिजनेस उस एहसान को चुकाने के लिए पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। बिजनेस के लिए क्या चीज़ है? बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, ठीक है ना। लेकिन अकाउंट्स हमें किसके व्यू पॉइंट से बनाने हैं? अकाउंट्स हमें बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक अ एक्सपेंस। कोई भी अभी लिखेगा नहीं क्या है कैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है भर भर के, तो एक एक चीज हम क्लियर हो गई इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है? पार्टनर अपने पैसे, पार्टनर ने कुछ पैसे लगाए हुए थे बिजनेस में और पार्टनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, तो उस केस में कौन किस पे एहसान कर रहा है? बिजनेस पार्टनर के ऊपर एहसान कर रहा है। बिजनेस पार्टनर के ऊपर क्या एहसान कर रहा है? कि उसने उसको पैसे ले जाने दिए, तो बिजनेस के ऊपर एक बोझ आ गया, सॉरी पार्टनर के ऊपर एक बोझ आ गया कि अरे मैंने बिजनेस से पैसे ले लिए, अब मुझे इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर के लिए क्या हुआ? पार्टनर के लिए खर्चा हुआ, और बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए एक इनकम हुई, ठीक है ना। अगर मैं बिजनेस को पैसे देता हूं, मैंने कैपिटल डाली, बिजनेस के ऊपर एहसान है, बिजनेस मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, मेरे लिए इनकम, बिजनेस के लिए खर्चा। तो बिजनेस, हमें सिर्फ बिजनेस व्यू पॉइंट सोचना है, लेकिन समझने के लिए मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। मैंने अगर बिजनेस से ड्राइंग करके पैसे ले गया, अरे बिजनेस ने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मुझे बिजनेस ने पैसे दे दिए, मैं ये नहीं देखूंगा मैं पैसे ले गया, बिजनेस ने मुझे पैसे दे दिए, इस तरीके से देखूंगा, इस तरीके से सोचूंगा। उस केस में मुझे बिजनेस को जितने पैसे ले गया उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, वो समझेंगे, बहुत लॉजिकल है सारी चीज़ें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम ना इक्वल शेयर करेंगे, हम ना 3:1:3:2:1 की शेयर करेंगे। एक काम करेंगे, पहले 50,000 इक्वल इक्वल बांटेंगे, अगले 20,000 ना 3:2:1 में करेंगे, अगले 30,000 ना ऐसे ऐसे बांटेंगे, जो भी उनका मन हो, कुछ भी हो। अरे लिख के रख दो ना, कैसे कैसे बांटोगे प्रॉफिट, लिख दो। अगर आज बारिश हुई तो ऐसे बांटेंगे, अगर आज बारिश नहीं हुई तो ऐसा बांटेंगे, कुछ भी हो सकता है। एंड कैन बी एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 31 मार्च को बारिश हुई तो एक एक इक्वली बांटेंगे, 31 मार्च को बारिश नहीं हुई ना तो मैं तो कोई प्रॉफिट लूंगा ही नहीं, तुम दोनों ही बांट लेना। तो एग्रीमेंट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है एग्रीमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, एक होता है पैसे कंट्रीब्यूट करता है, पैसे कंट्रीब्यूट करने पे क्या होता है, उस बंदे को अगर प्रॉफिट 1 लाख हुआ उसे 1 लाख मिलेगा, 2 लाख हुआ 2 लाख मिलेंगे, 3 लाख हुआ 3 लाख मिलेंगे, वो तो कैपिटल डालना। लेकिन फर्म बिजनेस को लग रहा है, मतलब फर्म को पार्टनर को लग रहा है कि यार अब एक बिजनेस, ये जो बिजनेस है एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला है जहाँ पे थोड़ा रिस्क है, तो मैं एज अ पार्टनर नहीं जाना चाहता लेकिन एज अ लोन देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एज अ पार्टनर मैंने फर्म को, अपनी फर्म को लोन दे दिया। लोन में क्या हुआ, लोन में मेरे को एक फिक्स रेट मिल गया, 9% हो गया, 6% हो गया, 7% हो गया, 10%। अब मुझे फिक्स 10% मिलेगा। तुम प्रॉफिट ना कमाओ 10% मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ 10% मिलेगा, कम कमाओ लॉस करो जो मर्जी करो यार, मुझे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लिखी होती है। अगर कोई पार्टनर लोन को फर्म देगा तो पार्टनर को इतने % मिलेगा। अगर पार्टनर, देखो समझदार पार्टनर वो होगा, उसको लगेगा यार देखो बिजनेस इतना चलने नहीं वाला, बिजनेस को सिर्फ 2% 3% प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन एग्रीमेंट में हमने मतलब डीड के अंदर हमने लिखा हुआ है कि 10% मिलेगा। एक काम करता हूँ, इस बार 10% डाल देता हूँ, एज अ लोन दे देता हूँ। और फिर लगा पार्टनर को कि यार अब ना ये 20% 25% कमा सकते हो, तो पार्टनर क्या करेगा, काम करता हूँ अब मैं अपनी कैपिटल डाल देता हूँ। तो ऑल डिपेंड्स कि हम क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात लिखी होती है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, ये सब चीज़ें होती, ठीक है, सैलरी कमीशन ये सब चीज़ें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के ऊपर आपका, आपके लिए एक पूरा चैप्टर है, तो कोई भी घबराने वाली बात है, गुडविल क्या होती है, कैसे होती है। मतलब अगर मैं आज अपने बिजनेस को बेचने जाऊंगा तो मेरी बिजनेस की जो गुडविल होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट को किस तरीके से वैल्यू करूँगा, क्या एसेट्स को मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा। मैंने अगर 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 1 लाख की तो नहीं, मतलब थोड़ा बड़ी फिगर लेता हूँ, एक मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का और आज उस लैंड की वैल्यू 20 लाख होगी, क्या मैं उस लैंड को कॉस्ट पे दिखाऊंगा, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा, या फिर उसे फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा, मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें डिसाइडेड होती है कि एसेट्स को किस तरीके से वैल्यू करेंगे। अगला आता है सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, कि किसको पहले पैसे मिलेंगे, किसको बाद में पैसे मिलेंगे, किसी के मरने पे उस बंदे को कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, उसी टाइम पैसे देंगे। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है, यहाँ पे लिखी होती हैं। अकाउंटिंग पीरियड, कि हम 31 मार्च को ईयर एंड मानेंगे या दिसंबर को ईयर एंड मानेंगे, या मेरा बर्थडे आता है 26 दिसंबर, मैं तो 26 दिसंबर को ईयर एंड मानूंगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि आप आपका अकाउंटिंग पीरियड आप क्या मानते हो।
राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये जो हमने पीछे राइट्स पढ़ी थी ना, मैनेजमेंट के लिए कंसल्ट करना, एक पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग करना, उनके वगैरह राइट्स वगैरह भी कहाँ लिखे होते हैं, पार्टनरशिप डीड में। क्वेश्चन फंसाएगा यूं, क्वेश्चन कहेगा पार्टनरशिप जो पार्टनर के राइट्स होते हैं वो कहाँ लिखे होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड है। मतलब थोड़ा फंसाने वाला नहीं था, मुझे लगा मैं कुछ किसी और सेंस में ले रहा था उस चीज़। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पार्टनरशिप फॉर अ पीरियड। अगर पार्टनरशिप एट विल, वो कहता है जब मन करेगा तब पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, और एक होती है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है मेट्रो बनाना, तो मेट्रो बनाने के लिए मैंने और गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की और हमने मिलकर मेट्रो बना ली, और उसके अंदर लिखा होगा ना जब मेट्रो बन जाएगी तब हम, पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाएगी। या फिर बोला कि देखो मुझे लगता है 3 साल में हो जाएगा, 3 साल बाद की आज ही डेट डाल दी, लेट से 31 मार्च, जो भी डेट है जो भी ईयर है डाल देंगे कि हाँ 31 मार्च इस डेट तक हो जाएगा, उस डेट को हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सिंपल सी चीज़, ये चीज़ें लिखी होती हैं। बैंक अकाउंट ऑपरेशन कि हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली, कि बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, एक पार्टनर करेगा, सब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी के डेथ होने पे फर्म को ख़त्म कर देंगे या बिजनेस चलता रहेगा, हम बेदर्द, हम बेदिल वाले लोग हैं, हम में दिल नहीं है, हम तो बिजनेस चलाते रहेंगे, या फिर नहीं हम में दिल है, हम काम करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, बाद में कभी खोल लेंगे। सो ऑल डिपेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कैसे होगा, डायरेक्ट कोर्ट पे जाएंगे, घर बैठ के करेंगे, अपने फैमिली को लेके आएंगे, मतलब किस तरीके से तुम जो डिस्प्यूट्स आएंगे किस तरीके से सेटल करोगे। मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, एनी 2 पॉइंट्स। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या क्या लिखने चाहिए जो इजी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म लिख दो, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अर्निंग लिख सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग लिख सकते हो, रेम्यूनरेशन लिख सकते हो, गुडविल की वैल्यूएशन लिख सकते हो। एज सच कोई पूछेगा नहीं ये पॉइंट समझाओ मुझे, बेवकूफ़ नहीं बैठे यार सीबीएसई वाले, उन्हें पहली बार प्रैक्टिकल चीज़ चेक करनी है, तुम्हें रटना वाली चीज़ चेक नहीं करनी। इट्स नॉट दैट कि जो आपने 11th में किया है ये रट लिया, ये हो गया, कर लिया है, वो चीज़ नहीं है। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, स्मार्ट भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हो, कुछ हो, आप सेंड कर सकते हो पर्सनली मुझे, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, या ग्रुप है, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतने रखता हूँ, किसी को कोई डाउट है, कुछ है, दे कैन श्योरली आस्क। ओके, बाय।